हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये यूपी पीसीएस आरओ के लिए हम लोग टेस्ट नंबर 8 कर रहे थे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस इसके हो गए थे पिछले टेस्ट में। 21 से कंटिन्यू करेंगे। देखिए 21 देखिए, यहाँ पे कथन में पूछा गया है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है, ये बात ठीक है। रीजन में लिख रहे हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, साइंटिफिक टेम्परामेंट तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ समझ में आ रही है, दोनों अलग अलग सही हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थे सिर्फ इसी के कारण ही ये भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है, तो इंडिविजुअल दोनों ठीक हैं। 22 में है, यहाँ पे मैच कराना है। वुड का जो घोषणा पत्र था, हंटर आयोग, कर्जन की शिक्षा नीति और सैडलर आयोग। वुड का जो घोषणा पत्र था ये 1854 का है, 1882 का नहीं है। हंटर कमीशन ये बना था 1882 में। ठीक है, 1882 में, 1883 में। और कर्जन की शिक्षा नीति ये 1904 की बात है, ये 1904 की बात है, 1901 गलत है। सैडलर आयोग ये करेक्ट है, 1917। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हम लोग ब्रिटिश शासन के अंतर्गत दो चीज़ें पढ़ते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जो चार्ल्स बोर्ड था ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का डायरेक्टर हुआ करता था 1854 में। और बेसिकली था किस लिए, ये जो बोर्ड का घोषणा पत्र था इंग्लिश भाषा को, अंग्रेजी भाषा को शिफ्ट करना था लार्ज स्केल पर। भारत के अंदर लार्ज स्केल पे इंग्लिश भाषा को लाना चाहता था। और इस टाइम पे अगर पूछा जाए कि गवर्नर जनरल कौन थे तो 1854 का जानते हैं आप, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ये जो डिस्पैच भेजा गया था बोर्ड के द्वारा, बोर्ड ने लॉर्ड डलहौजी को भेजा था। ठीक है, क्योंकि यही करता धरता थे उस टाइम पे और इन्हीं को लागू कराना था ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे हंटर कमीशन से कंफ्यूज नहीं होना है। हंटर कमीशन को दो बार, यहाँ पे इसका दो बार गठन किया गया। एक तो 1919 का आप सीन जान ही रहे हैं, और ये जो 1882 और 83 का जो हंटर आयोग था ये एजुकेशन से संबंधित था। और 1919 वाला ये जलियांवाला बाग मासेकर के इन्वेस्टिगेशन के लिए था। यहाँ पे ये जो चारों ऑप्शंस लिखे हैं ये शिक्षा से ही संबंधित हैं। ठीक है, चलिए 23 देखिए, डिकी बर्ड प्लान का संबंध किससे है। इस प्लान को तैयार किया गया था माउंटबेटन के द्वारा। ठीक है, माउंटबेटन के द्वारा इसको तैयार किया गया था 1947 में। तो जब 1947 की बात है और इनके द्वारा ये तैयार किया गया, तो यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे आंसर को लगा सकते हैं। भारत की आज़ादी के लिए इस प्लान को बनाया गया था, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए 24 है, राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कब किया था। यहाँ पे दो डेट इंपॉर्टेंट है। देखिए 22 अक्टूबर 1947 और 26 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को घुसपैठ की गई थी पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर में, और इसी चीज़ से बचने के लिए राजा हरि सिंह ने इस विलय पत्र पर सिग्नेचर किए थे। ठीक है, सिग्नेचर किए थे। 26 अक्टूबर करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन सही है। 25 में, भारत अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए डूरंड आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। डूरंड कमीशन का गठन किया गया था लॉर्ड लैंस डाउन के समय में। ठीक है, डी सही है। इनका समय था 1888 से लेके 94 तक। 1885 तो जान ही रहे हैं, है ना। 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इस समय पर डफरिन थे, है ना, डफरिन थे। डफरिन के बाद कौन था, यही थे, लैंस डाउन। नेक्स्ट कीजिए 26 में ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। चलिए बताइए। 10 डिग्री चैनल तो आसान है, अंडमान और निकोबार को हम लोग जो सेपरेशन पढ़ते हैं इस चैनल के द्वारा होता है। चैनल का मतलब यहाँ पे सिर्फ लैटिट्यूड है। ठीक है, अक्षांश है, इसका मतलब है अक्षांश। जैसे अगर आप इक्वेटर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री है, चूँकि भारत से तो ये क्रॉस होती नहीं है, भारत तो काफ़ी ऊपर की स्थिति में है, इक्वेटर से काफ़ी ऊपर है। ये भारत की स्थिति है, यहाँ पे ये आइलैंड है अंडमान निकोबार की। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, यहीं पे 1 डिग्री होगा, और ऊपर जाएंगे तो ये 2, 3, 4, 5 ऐसे आता रहेगा। और फिर यहाँ पे 23.5 हम लोग पढ़ते हैं, है ना, 23.5 कर्क रेखा पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को और निकोबार को अलग करता है, पहली चीज़। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, अंडमान और कोकोद्वीप को ये अलग कर रहा है, गलत है, दूसरा गलत है। 9 डिग्री चैनल के बारे में भी हम लोग कई बार पढ़े हैं ज्योग्राफी में। ये मिनी कोय जो आइलैंड है इसको सेपरेट करता है लक्षद्वीप से। ठीक है, लक्षद्वीप से। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, ये भी गलत है। 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मालदीव और मिनी कोय को, मालदीव और मिनी कोय। तो पहला ऑप्शन सही मैच है, मालदीव और मिनी कोय लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पे सी भी गलत है,
सही बताना था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 है, दिल्ली का लाल किला, सांची का स्तूप एवं सिकंदरा में अकबर के मकबरे में किस संरचना की चट्टानों का प्रयोग इनके स्थापत्य में किया गया है। अब इसको धारवाड़ तो बिल्कुल नहीं लगा देना, ना गोंडवाना लगा देना। गोंडवाना हम लोग जानते हैं ये किसके लिए जाना जाता है, कोल रिजर्व के लिए जाना जाता है ना। और धारवाड़ ये जाना जाता है मिनरल्स के लिए, यानी ये जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, मेटेलिक धात्विक जो खनिज हैं, इसके लिए धारवाड़ जाना जाता है, जैसे लोहा हुआ, निकेल हुआ। जबकि ये जो विंध्यन है ये लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर कोल रिजर्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिजर्व झारखंड के पास है, उसके बाद उड़ीसा के पास है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के पास है। ठीक है। और अगर प्रोडक्शन में बात करें, उत्पादन में बात करें, तो यही सीरीज उल्टी हो जाती है। सी को पहले लिख दो, वो तो बीच में ही रहेगा और झारखंड पीछे हो जाएगा। यानी प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा करता है, उत्पादन छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा करता है, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, और रिजर्व में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 28 में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियाँ पूर्वी हिमालय में ही विद्यमान है, ईस्ट हिमालय में विद्यमान है। ये बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ पे सीरीज़ देखते हैं, माउंटेन सीरीज़ देखते हैं, ये आउटर हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है और ये लोअर हिमालय है। इसी को शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक की श्रेणी। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें देख सकते हैं, ये वेस्टर्न हिमालय है और ये ईस्टर्न हिमालय है। और माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा की जो लोकेशन है वो ईस्ट हिमालय में स्थित है। ठीक है, इतनी बात। कारण में लिखा है पूर्व में दबाव बल यानी प्रेशर जो था वो अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचा है। ये दोनों इंडिविजुअल सही हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 29 देखिए, यहाँ पे कुछ पासेस हैं दर रहे हैं, इनको मिला दीजिए जल्दी से। जाराला जो पास है ये कनेक्ट करता है भारत और चीन को। जेलिपला जो दर्रा है गंगटोक और लिहासा को कनेक्ट करता है। ठीक है, 1 हो जाएगा। आंगसाऊ दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, और तुजू मणिपुर और म्यांमार। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, इनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हम लोग जोजिला पढ़ते हैं, हम लोग पारपिक पढ़ते हैं, पारपिक दर्रा। तीसरा इंपॉर्टेंट पास होता है अघिल। ठीक है, जो PCS प्री में पूछा भी था, अघिल पास। ये अघिल पास क्या है? अघिल पास है जम्मू कश्मीर में, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा काराकोरम पास भी पढ़ते हैं हम लोग, सासर पास भी पढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट हम लोग खारखुंड भी पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ खारखुंड पास, ये पूछा जाता है। अब अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं इसमें बारालाचा है, रोहतांग है, इसके अलावा सिपकीला है। उत्तराखंड में उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट पासेस हम लोग माना पास पढ़ते हैं और लिपू लेक पढ़ते हैं। माना पास और लिपू लेक। लिपू लेक अक्सर लगता है जैसे सिक्किम का हो, लेकिन ये उत्तराखंड में है। जबकि ये जो ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं, अगर हम लोग सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं, इसका एक तो आप जानते ही हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला जो गंगटोक और लिहासा ये तिब्बत की कैपिटल है ना, जेलेपला। और वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग सेला पास पढ़ते हैं, बोमडिला पास पढ़ते हैं, दिपू पास पढ़ते हैं। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस थे। चलिए अभी मिला लेना, इस तरफ आइए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16 वन के बारे में पूछा है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 16 वन के बारे में हम लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात यह है कि ये बौने वृक्ष हैं। ठीक है, बौने फॉरेस्ट है, साइज में छोटे होते हैं और हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, यानी ये एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। पहली बात आपको याद रखना है, ये बौने फॉरेस्ट होते हैं, साइज में छोटे होते हैं और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। ठीक है। तीसरी यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये पाए कहाँ जाते हैं, ये नीलगिरी में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये अन्नामलाई में पाए जाते हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं इनकी हाईएस्ट पीक पूछा जाता है, इसकी हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। और अनाईमुडी की जो पहाड़ियाँ हैं इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो अनाईमुडी है। ठीक है। और अगर साउथ की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो इसी पहाड़ी पे है, इसी माउंटेन सीरीज पे है, अन्नामलाई पे, अनाईमुडी। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 31 देखिए, यहाँ पे मिनरल और यहाँ पे खान पूछा है, माइंस पूछा है। जस्ता यानी जिंक।
इसके लिए फेमस जो माइन है वो है जावर की पहाड़ियाँ, सॉरी जावर की खान, सी ऑप्शन। ठीक है। सोना कहाँ पे पाया जाता है? सोना आप हट्टी से लगाइए, मैं अभी बताऊंगा ये कहाँ पे है। क्रोमाइट कहाँ पे पाया जाता है? क्रोमाइट सुकिंदा। और पायराइट ये अमझोर। ठीक। अब अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें और कॉपर की बात करें, ठीक है, तांबा, कॉपर की जो खान है बहुत इंपॉर्टेंट, वो चाइल में है, चिली में है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, कौन सी खान पढ़ते हैं? क्यूटी कमाटा। ठीक है, क्यूटी कमाटा की जो खान है ये वर्ल्ड फेमस है कॉपर के लिए। उसी तरह हम लोग इंडिया में भी पढ़ते हैं, कॉपर की खान राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में एक ज़िला है झुंझुनू, है ना, झुंझुनू में ये खान है और इसका नाम है खेतड़ी की खान। खेतड़ी की खान। अगर पूछा जाए खेतड़ी की खान किस लिए फेमस है तो लगा देना कॉपर के लिए। ठीक है, कॉपर के लिए। वैसे गोल्ड के रिजर्व के लिए हम लोग कौन सा स्टेट जानते हैं? कर्नाटक जानते हैं। कर्नाटक में एक ज़िला है रायचूर। ठीक है, रायचूर, आप लोग मिनरल्स में आर्थिकी में पढ़े होंगे। रायचूर में एक खान है, हट्टी की जो गोल्ड माइन है ये रायचूर में स्थित है, कर्नाटक में। जैसे आपने खेतड़ी की खान पढ़ा था कॉपर के लिए, उसी तरह आपको जावर की माइंस भी याद रखना है, ये भी राजस्थान में है। जावर की जो खान है ये जस्ते के लिए फेमस है और ये दुनिया की सबसे पुरानी खानों में से एक जानी जाती है। और भारत में जो जिंक को एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनी है उसका क्या नाम है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, है ना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस माइंस पर एक्सट्रैक्शन करती है। आर्थिकी में हम लोगों ने एक फैक्ट पढ़ा था, क्रोमाइट। क्रोमाइट का प्रोडक्शन की बात हो या फिर रिजर्व की बात हो, प्रोडक्शन की बात हो या फिर रिजर्व की बात हो, क्रोमाइट में अव्वल कौन है प्रोडक्शन में और रिजर्व में? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। तो ये जो सुकिंदा की माइन होगी वो कहाँ पे होगी? उड़ीसा में है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उड़ीसा। अमझोर की जो माइन है ये बिहार में है। ठीक है, पायराइट्स डिपॉजिट्स के लिए जानी जाती है। कर लेंगे अब। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 और ये 1 हो गया। 34-21 हमारी कोडिंग बन गई। 34-21 सी ऑप्शन सही है। चलिए 32, लेटराइट सोइल के बारे में तो हम लोग जानते हैं, ये निक्षालन के परिणाम स्वरूप बनती है ना। यानी यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है इस रीजन में। आप अगर इंडिया के मैप पे देखें और इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें लेटराइट सोइल का, तो आपको इधर कहीं दिखता है ना। यानी ये जो वेस्टर्न घाट है, मैं यहाँ पे दूसरे पेन से मार्क कर रहा हूँ, वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के पश्चिम में, ठीक है, वेस्टर्न घाट के पश्चिम में लेटराइट सोइल का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप यहाँ पे वेस्टर्न घाट के पूर्वी हिस्से में मत लगा देना, पूर्वी हिस्से में लेटराइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये तो शैडो जोन होता है ना, यहाँ पे बारिश कहाँ होती है? बारिश तो वेस्टर्न घाट के पश्चिमी हिस्से में होती है, तो यहीं पे लेटराइट सॉइल का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। और ये पथरीली मिट्टी होती है, ठीक है, पथरीली मिट्टी होती है, इसलिए इस मिट्टी से क्या बनाए जाते हैं? ईंट बनाई जाती हैं। ये फर्टाइल लैंड नहीं होती है, फर्टाइल लैंड नहीं होती, उपजाऊ भूमि नहीं होती है। बहुत लिमिटेड यहाँ पे क्रॉप्स की जाती हैं। हम लोग चाय पढ़ते हैं, कॉफ़ी पढ़ते हैं, काजू पढ़ते हैं, तो ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये लेटराइट सॉइल पे हो जाती हैं। यहाँ पे जो रबी की फसलें हैं ये मत उगा देना, ये सब नहीं हो पाता यहाँ पे, क्योंकि पथरीली मिट्टी है। और पथरीली मिट्टी है तो यहाँ पे आप बताइए पानी को रिटेन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, यानी मॉइस्चर को रिटेन करने में ये असफल होती है। जैसे हम लोग ब्लैक सॉइल में पढ़ते हैं, काली मिट्टी जो है इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है काली मिट्टी की, लेकिन लेटराइट सॉइल की नहीं होती है। पानी रुकता ही नहीं है ना, पानी तो उस मिट्टी में रुकता है जिस मिट्टी के पार्टिकल बहुत माइन्यूट हो। और अगर किसी मिट्टी के कण जो हैं, पार्टिकल्स हैं, वो पत्थर हैं, तो फिर पानी कहाँ यहाँ पे होल्ड कर पाएगा? तो पहली बात यहाँ पे इन्होंने सही लिखी है, इस मृदा का विकास, मैं यहाँ पे रेज कर दे रहा हूँ, इस मृदा का विकास उन क्षेत्रों में अधिक हुआ है जहाँ पे तापमान और वर्षा उच्च होती है। ये बात आपको समझ में आई है? ठीक है, पहली बात सही है, गलत बताना है तो देख ले रहे हैं। इस मृदा में जैव पदार्थों नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी रहती है। इस पॉइंट में अक्सर हम लोगों को कन्फ्यूजन रहती है ना, क्योंकि अलग अलग मिट्टी में, अलग अलग सॉइल में अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। किसी में नाइट्रोजन पाया जा रहा है, किसी में फॉसिल पाया जा रहा है, किसी में कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, किसी में नहीं है। तो एक चीज़ तो आपने सीख ली ना कि ये फर्टाइल भूमि नहीं है, ये फर्टाइल लैंड नहीं है। और फर्टिलिटी के लिए सबसे बेसिक जो मिनरल चाहिए वो क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। एनपीके तो चाहिए, है ना, एनपीके चाहिए। तो इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, फास्फोरस नहीं होता, कैल्शियम भी नहीं होता। तो दूसरी बात यहाँ पे सही लिखी है। तीसरी बात है, इस मृदा में बागानी कृषि उपयुक्त रहती है। ठीक, ये बागानी फसलें तो हैं, चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ और काजू वगैरह हुआ। तीसरी बात भी सही है।
चौथी बात में लिखी है, यह मृदा सूखने के बाद चिपचिपी रहती। अगर चिपचिपी हो जाती तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी खासी हो जाती, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। पथरीली मिट्टी है तो वाटर को तो होल्ड कर नहीं पा रही है, इसका मतलब है चिपचिपी तो नहीं होती होगी। ठीक है, ये चिपचिपी नहीं होती है, ये पूरी तरीके से सूख जाती है। ठीक, सूख जाती है। ईंट भी तो बनानी है ना इस मिट्टी से, ईंट बनाओगे वो चिपचिपी हो जाएगी तो घर ढहा दोगे। तो यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी से काफ़ी चीज़ें लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डी पॉइंट जो है वो गलत लिखा है, बाकी सब सही है। गलत पूछा था यहाँ पे, डी राइट हो जाएगा। 33 देखिए, यहाँ पे साल भर क्या पूछा है, किसके बारे में है यहाँ पे ये, अच्छा ये प्रेशर बेल्ट का क्वेश्चन है। साल भर तक 30 डिग्री उत्तरी, 30 डिग्री नॉर्थ तथा 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य, लैटिट्यूड के मध्य प्रवाहित होने वाली हवाएं पछुआ हवाएं यानी वेस्टर्न यहाँ पे वेस्टर्लीज के बारे में पूछ रहे हैं, वेस्टर्लीज कहलाती हैं। इस पॉइंट को ठीक से पढ़िए आप लोग। ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसको 30 डिग्री मान लीजिए नॉर्थ और ये 30 डिग्री साउथ। यहाँ पे हम लोग कौन सी विंड पढ़ते हैं, ये ट्रेड विंड होती हैं। ठीक है, ये ट्रेड विंड होती हैं, यानी आपको 30 डिग्री नॉर्थ से बियॉन्ड जाना पड़ेगा या फिर 30 डिग्री साउथ के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, तब आपको वेस्टर्लीज मिलती हैं। यानी ये जो रीजन है ये वेस्टर्लीज का है, ये वेस्टर्लीज का है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है। तो अगर आप नॉर्थ हेमीस्फीयर की बात करें तो ये वाला जोन है 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, और अगर साउथ हेमीस्फीयर की बात करें तो 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ। ये जोन होता है वेस्टर्लीज का। इसमें उतार चढ़ाव हो जाता है, जैसे ये 30 डिग्री की जगह 40 हो जाता है, 60 की जगह 65 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं लिखी है, पहले स्टेटमेंट में ऐसी बात नहीं लिखी है। ये तो सीधा बता रहे हैं कि 30 डिग्री ये नॉर्थ हो गया और ये 0 डिग्री है और 60 डिग्री ये साउथ हो गया, पूरा जोन बता दिए, तो ये तो गलत है। ठीक है, मतलब इसी जोन में ये ट्रेड विंड को भी शामिल कर लिए, तो पहली बात बिल्कुल गलत है। दूसरी बात है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, ये जो राजस्थान ये जो वेस्टर्न रीजन है, पंजाब में होती है ना ठंडी में बारिश, शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु राशियाँ जो हैं ये पछुआ हवाओं का ही भाग है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये जो शीतकाल में जो बारिश होती है इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, है ना, पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम लोग जानते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भाग ही है इन्हीं का, वेस्टर्लीज का, पछुआ पवनों का। तो दूसरी बात यहाँ पे सही लिखी है। ठीक है, दूसरी बात सही लिखी है। अब यहाँ पे देखो ये लिख दिया, इसके चलते गलत मत कर देना। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये पछुआ हवाओं का ही भाग होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे 34 देखिए, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं, और एक क्वेश्चन ओशियनिक करंट के बारे में पूछा था यूपीपीसीएस प्री ने अभी 2023 में 14 मई को, और बड़ा अच्छा वहाँ पे उन्होंने पॉइंट बनाया था, है ना, स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा था। एक ही स्टेटमेंट में 2 जानकारी आपसे पूछ रहा था। पेंगुला धारा के बारे में पूछा था, इसके बारे में ये लिख रहे थे कि ये कोल्ड करंट है। ठीक है, तो कोल्ड करंट तो हम लोग जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये अटलांटिक ओशियन की धारा है, अटलांटिक ओशियन की धारा है ये। लेकिन वहाँ पे कमीशन ने क्या लिख के दिया था, अटलांटिक ओशियन ना लिख के पैसिफिक ओशियन की एक धारा है ये लिखा था। तो ये बात तो सही थी कोल्ड करंट, लेकिन ये बात गलत थी। अब यहाँ पे जो आपको उत्तर बताना है ये क्वेश्चन को पढ़ के बताना है। हो सकते हैं चारों ऑप्शन सही हों अपने आप में, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना है। यहाँ पे कारक बताना है जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए, वो भी हिंद महासागर में। तो देखिए हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, ये इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी स्थलमंडल की जो हवाएं हैं वो तो हैं ही, ठीक है, वो तो हैं ही, साथ में सागरों की, महासागरों की हवाओं से भी ये अफेक्ट रहता है। हम लोग पढ़ते हैं ना साउथ वेस्टर्न मानसून पढ़ते हैं, तो ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं, ये सागर महासागर से तो आ रही हैं, जो एंटर करती हैं भारत में जून के मंथ में केरल से, है ना, केरल से। तो हमारा हिंद महासागर तो दो हवाएं झेल रहा है, स्थलमंडल की हवाएं भी झेल रहा है और सागरों की हवाएं भी झेल रहा है। तो ये जो दोनों प्रकार की हवाएं हैं, चाहे ये साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं हों या फिर नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व मानसूनी हवाएं हों, ये दोनों प्रकार की हवाएं महासागरीय धाराओं को, यानी हिंद महासागर में जो ओशियन करंट है, इनको, इनकी डायरेक्शन में ये चेंजेस लाती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, यही मेन कारक है। लवणता है जो हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, आप लोगों को कई बार बताया कि सैलिनिटी प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर पर। ठीक है,
जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा रहती है। तो ये जो ट्रॉपिक जोन है तो ट्रॉपिक जोन में जो महासागर लाई करता है यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है। कुछ कुछ एक्सेप्शन हो भी सकते हैं, ठीक है, उसके लिए अलग अलग कारक होते हैं। जैसे अगर वाटर बॉडी बिल्कुल लैंड लॉक्ड है तो वहाँ पे सैलिनिटी बढ़ जाती है, भले ही वो ट्रॉपिक जोन में नहीं आती हो। तो ऐसे हैं कई सारे यहाँ पे एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक जनरल फैक्ट है वो आप लोग ये जाना कि सैलिनिटी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। चलिए यहाँ पे देश और नगर से मिलाइए, आसान सा क्वेश्चन है। एथेंस ये ग्रीस हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। कनाडा में कौन सा है? टोरंटो है, ठीक है। और सीरिया का मस्कस है, नाइजीरिया का लागोस है, ठीक। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, 34 12, सी ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए 38 पैरेलल जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये किन दो देशों को विभाजित करती है? उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया पड़ते हैं, ठीक है। 38 पैरेलल, ऐसी बहुत सारी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब यहाँ पे भी अक्षांश ही है, ठीक है, लैटिट्यूड है। बहुत सारी देशों की लोकेशन ऐसी है जहाँ पे जिस जगह पे इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है वहाँ से एक लैटिट्यूड भी जा रहा होता है, तो उसी को फिर ही इंटरनेशनल बाउंड्री बोलने लगते हैं। जैसे अगर यूएसए और कनाडा की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री का क्या नाम है? 48 पैरेलल पड़ते हैं, है ना। 48 डिग्री अक्षांश जो है यही इंटरनेशनल बाउंड्री है यूएसए और कनाडा की, लेकिन कुछ दूरी तक, पूरी दूरी तक नहीं, क्योंकि जो डिवीज़न है दोनों देशों का वो बिल्कुल पैरेलल थोड़ी ना है। यहाँ पे आप जो 5 ग्रेट लेक्स पढ़ते हैं यहाँ पे तो ऊबड़ खाबड़ जगह है, तो यहाँ पे अरे 48 पैरेलल नहीं रह जाती है कुछ हिस्सा तक, यानी पूर्वी हिस्से में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो 48 पैरेलल है, ठीक है। सॉरी ये 48 नहीं 49 है, ठीक है, 49। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे 17 डिग्री जो पैरेलल है ये साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम की इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, ठीक है। 20 डिग्री पैरेलल जो है ये लीबिया और सूडान है, लीबिया और सूडान है। यहाँ पे 17 डिग्री साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम है। और अगर 31 पैरेलल की बात करें तो ये ईरान और इराक हो जाता है, ईरान और इराक हो जाता है। 38 आपने देख ही लिया क्वेश्चन में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो गया था। पोलैंड और जर्मनी की बात करें तो जल्दी से बताइए, पोलैंड और जर्मनी की जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है उसका नाम है हिडेनबर्ग, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हिडेनबर्ग। पढ़े होंगे कई बार, हम लोग पढ़ते भी रहते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। मैकमोहन जान ही रहे हैं चाइना और इंडिया, मैगिनोट भी जान रहे हैं जर्मनी और फ्रांस, मैगिनोट जर्मनी और फ्रांस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ पे डूरंड हो जाएगा, ठीक है, डूरंड हो जाएगा। डूरंड एक कमीशन भी बना था, हम लोगों ने इसी टेस्ट में क्वेश्चन भी किया है। डूरंड कमीशन कौन था उस टाइम पे? गवर्नर जनरल कौन था वहाँ पे उस टाइम पे? डफरिन के बाद जो आए थे, डफरिन के जो बाद आए थे 1888 में, उनका नाम था लैंसडाउन, है ना, लैंसडाउन। चलिए 37 देखिए, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आ जाती है। ये बात ठीक है। हम लोग एटमॉस्फेरिक लेयर पढ़ते हैं, IMST पढ़ते हैं, है ना। सबसे नीचे कौन सी यहाँ पे ये लेयर है? ट्रोपोस्फेयर है यानी क्षोभ मंडल है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है यानी समताप मंडल है, ठीक है। इसके बाद मीजोस्फीयर है, फिर आयनोस्फीयर है, फिर सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर है। तो अलग अलग लेयर में टेम्परेचर का अलग अलग सीन है। हम यहाँ पे क्षोभ मंडल को देख रहे हैं। आप अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर डाउन होता है और प्रेशर भी डाउन होता है। किस वजह से होता है? प्रेशर कम होने का मतलब है कि हवाओं की मात्रा कम है ना। हवा ही नहीं है, एयर नहीं है। जब एयर नहीं रहेगी तो वजन किस चीज़ का रहेगा? किसी चीज़ का नहीं। एयर कम रहती है, इस वजह से प्रेशर डाउन रहता है। ये बात तो समझ में आती है। इसको दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि हवाओं की मात्रा कम है, इसका मतलब है हवाओं की डेंसिटी कम है ना, हवाओं की डेंसिटी कम है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि हवाएं ऊपर कम क्यों हो जाती हैं? इसका बहुत सिंपल सा कारण है। पृथ्वी की सतह पर आप जान रहे हैं टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो फिर क्या चीज़ होगी? यहाँ पे फिर वेपराइजेशन होगा, हवा का वेपराइजेशन होगा, पानी का वेपराइजेशन होगा। हवा होगी तो हवा गर्म होगी, पानी होगा तो पानी का वेपराइजेशन होगा। और हवा जब गर्म होती है तो एक्सपेंड होती है, ठीक है, फैलती है। और जब फैलेगी तो हवाओं की मात्रा कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और जब हवा ठंडी होती है तो टेंडेंसी हवा की रहती है इकट्ठा होने की, ठीक है, तब इकट्ठा होती है। जब हवा ठंडी होती है तो वो पास पास में आने की कोशिश करती है, और जब हवा गर्म होती है तो वो भागने की कोशिश करती है, एक्सपेंड होती है। तो एक्सपेंशन होगा तो डेंसिटी घट जाएगी।
ठंडा होगा, ठंडी होगी अगर हवा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर तो ज़्यादा सतह के पास में है ना, सतह के पास में टेम्परेचर ज़्यादा है। ऊपर जाओगे तो हवाओं की मात्रा कम रहेगी, और हवाएं कम रहेंगी तो गर्म होने वाली चीज़ ऐसी कुछ है नहीं, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। पहली बात सही लिखी है। दूसरी बात है, पहली बार पढ़ लीजिए, मतलब वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, ठीक है। दूसरा है, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, ये मॉइस्चर ये अधिक बता रहा है। तो ये तो बिल्कुल उल्टा है ना जो अभी हम लोगों ने सीखा। ऊपर हवाएं जो हैं वो गर्म हैं, और हवाओं गर्म में मॉइस्चर कैसे आ जाएगी? मॉइस्चर सूख गई है, मॉइस्चर हवा में बची नहीं है, तभी तो वो ऊपर उड़ के जा पाई है ना। वजन उसका कम हो गया है इसलिए वो ऊपर चली गई है। उसमें जो भी मॉइस्चर था वो तो सूख गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक नहीं होती है, कम होती है, ठीक है, कम से कम होती है। दूसरी बात गलत है यहाँ पे। तीसरी बात है, ऊपरी वायुमंडल में हवा का घनत्व कम होता है। ये बात सेटिस्फाई कर रही है जो हम लोगों ने सीखा अभी कॉन्सेप्ट। पहला और तीसरा यहाँ पे बात सही लिखी है, दूसरा गलत है। कर लेंगे? चलिए फिर नेक्स्ट कीजिए जल्दी से। 38 में देखिए, राज तनूरा तेल शोधनशाला, ये जो रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, ये कहाँ पे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर सऊदी अरब है, ठीक है, सऊदी अरब करेक्ट आंसर है। 39 में यहाँ पे मैच कराइए जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है। डॉनबास रीजन हम लोग पढ़ते हैं। डॉनबास ये कोल के लिए फेमस है, ठीक है, और ये है किसका? यूक्रेन का। कब्जा किसका है? अब रसिया का है, ठीक है, प्रेजेंट में रसिया का कब्जा है। मेसाबी रेंज ये जो है ये आयरन ओर के लिए फेमस है। ताबा यहाँ पे गलत मैच है, बी ऑप्शन गलत मैच हो जाएगा। मौसूल सही है, ये खनिज तेल, और ट्रांसवाल ये गोल्ड के लिए है। बाकी सारे सही हैं बी ऑप्शन को छोड़ के। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, हम लोग कई बार कर चुके हैं इनको, घटना चक्र में भी करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ औद्योगिक नगर हैं, उनको मिलाइए, देश से मिलाइए, कहाँ पे लाई करते हैं। रूर प्रदेश जो है तो बहुत फेमस है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। रूर प्रदेश हम लोग पढ़ते हैं जर्मनी में, ये करेक्ट है, बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। बी का 2 सबसे आसान है, इसलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, बी में 2 दिख रहा है। लंका शायर भी इजी है, ये यूके का है, ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। और ये दक्षिणी अपलेशियन आसान है, ये किसके लिए है? ये कोल के लिए जाना जाता है, ठीक है, ये कोल रीजन है संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए का। केहिन जो है ये औद्योगिक नगर, ये जापान, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। पेंसिल भी ठीक से नहीं चल रही है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 41 में देखिए, विश्व में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग जो है वो सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। बिजिएस्ट सी रूट जो है ये नॉर्थ अटलांटिक है, बिल्कुल करेक्ट है, ये पहला सही है। यह संसार के 2 मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। ये जो 2 मुख्य औद्योगिक क्षेत्र ये बोल रहे हैं, ये क्या क्या है? एक यूएसए हो गया, और यानी एक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, और एक यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट। ये 2 मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हो गए, ठीक है, कारण भी सही है यहाँ पे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 देखिए, यहाँ पे रेज करा पहले, अल्पाइन दिख रहा है, निग्रोटो दिख रहा है, बुशमैन और नार्डिक। बुशमैन ये ट्राइब है, जनजाति समूह है, ये कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग? ये कालाहारी पढ़ते हैं, ये तो सही है। कॉन्गो बेसिन में हम लोग पिग्मी जाति समूह पढ़ते हैं, ना कि निग्रोटो, दूसरा ऑप्शन गलत है। मध्य एशिया में अल्पाइन, ये भी सही है, और स्कैंडिनेविया में नार्डिक, ये भी ठीक है। गलत यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे पिग्मी करेक्ट आंसर होना चाहिए था। निग्रोटो जो है ये ऑब्वियसली कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे है 43 में पूछा गया है, निम्नलिखित पर विचार करें। इटली, फ्रांस, कनाडा, स्पेन, यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हैं, और पूछा है कहाँ पे रक्त वर्षा होती है, ब्लड रेन होती है, ब्लड रेन। अफ्रीका में आप सहारा मरुस्थल देख रहे हैं, सहारा डेजर्ट देख रहे हैं, यहीं से आपको रेत भरी जो विंड होती हैं, पवन होती हैं, इन्हीं को चला देना है। और ऐसी विंड कौन सी होती है? जो रेत लेके जाती है, इसका नाम है सिरक्को, ठीक है, सिरक्को। और जैसे ही ये पवन भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को क्रॉस करती हैं, तो भूमध्य सागर की जो नमी होती है, ये नमी ये विंड ग्रेस्प कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, और फिर आगे वाली जोन में, यानी आगे फिर आपको इटली वगैरह दिखेगा, तो इटली में ये फिर ब्लड रेन वगैरह होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सिर्फ इटली हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 44 में पूछा है, लोम्बोक जल डमरू मध्य, यानी ये जो स्टेट है, लोम्बोक नाम से स्टेट है, ये किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? ये जिस नाम से स्टेट है, इस नाम से ये आइलैंड भी हैं, लोम्बोक नाम से
आइलैंड भी हैं। स्ट्रेट का काम क्या होता है, दो वाटर बॉडी को जोड़ती है और दो जो ज़मीनी भाग होते हैं उन दो को अलग करती है। तो यहाँ पे कोई वाटर बॉडी तो दिया नहीं है, यहाँ पे ज़मीनी भाग है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये अलग कर रही होगी। यह जलडमरू अलग करती है लॉम्बोक आइलैंड को बाली से, ठीक है। बाली कहाँ पे, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। अगर जोड़ने वाली बात करें, दो वाटर बॉडी कौन कौन सी हैं जिनको ये जोड़ती है, तो आपको जावा सागर याद रखना है, जावा सागर और इंडियन ओशियन, ठीक है, हिंद महासागर। चलिए, डी ऑप्शन सही था यहाँ पे। 45 में है ग्रेनेडा अवस्थित है। ये ग्रेनेडा क्या है, यह एक कंट्री है, ठीक है, नाम जानते थे इससे पहले। ये एक कंट्री है और आइलैंड कंट्री है। ऑब्वियसली आइलैंड कंट्री होगी तभी, बहुत ज़्यादा प्रचलित नाम नहीं है आइलैंड कंट्री। दूसरे नाम से हम लोग इसको पढ़े हैं, मसाला द्वीप, है ना, मसाला द्वीप। ये कैरेबियन सागर में है। सी ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 45 कीजिए, नेक्स्ट पार्ट पूरा कर देंगे, 140 तक कर देंगे, थर्ड पार्ट में पूरे क्वेश्चंस कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को।